नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल जीएस एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत है। वैसे आज से हम लोग क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं थी धीरे धीरे समस्याओं का समाधान अब हो रहा है, तो इसलिए हम लगातार आपके सामने अब आने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नसरुद्दीन महमूद शाह, तो इसी अपने लेक्चर को खास करके नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में हम थोड़ा सा आज लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ये चर्चा किए थे कि ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, इसके बारे में आपको बताए थे कि इसकी उपाधि क्या है, शाही दरवेश। और इसके अलावा आपको बताए थे कि इस नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता था जिसका नाम मिन्हाजुद्दीन सिराज था। और उस मिन्हाजुद्दीन सिराज के बारे में हम आपको बताए थे कि उसकी एक किताब भी है। उस किताब का नाम है तबक़ात-ए-नासिरी, जो कि आप लोग जानते भी हैं। और ये तबक़ात-ए-नासिरी, नासिरी का मतलब नसरुद्दीन महमूद शाह। तो ये जो तबक़ात-ए-नासिरी है, रियल में लिखा कौन है तो आप कहेंगे मिन्हाजुद्दीन सिराज। ये जो तबक़ात-ए-नासिरी है रियल में नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। और इसमें आपको हम बताए हैं कि ये जो मिन्हाजुद्दीन सिराज है, ये अपने किताब तबक़ात-ए-नासिरी में नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया है। तो ये सब आपको हम बताए हैं। क्यों कहा है? क्योंकि आपको हम बताए भी हैं कि ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, ये एक सच्चा मुसलमान था। कैसे? तो अगर हम लोग इस पे चर्चा करें तो कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद शाह एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान होने के बावजूद क्या करता था, कुरान की आयतें लिखता था। इसके अलावा धार्मिक कार्यों को करता था, नमाज के लिए टोपी सिलता था। और ये सारा काम करके वो इन सारी चीज़ों को ले जाकर के बाज़ार में बेचता था। यानी कि टोपी सिल के बाज़ार में बेचता था, कुरान की आयतों को लिख करके उसको बाज़ार में बेचता था। तो इस तरीके से इससे जो भी इसको पैसा मिलता था, उस पैसे से ये क्या करता था, अपने जीवन यानी कि अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कहा जाता था कि नसरुद्दीन महमूद की जो पत्नी है वो बलबन की पुत्री हुजैदा थी। और कहा जाता है कि वो सुल्तान की पत्नी होने के बावजूद भी वो घर में स्वयं खाना बनाती थी, सारा काम स्वयं करती थी। यानी कि उसकी सहायता के लिए कोई दास दासियां नहीं थी, वो सारा काम खुद करती थी। कहा यह जाता है कि बलबन तो ये नसरुद्दीन महमूद शाह तो खुद कहता था कि मैं दिल्ली सल्तनत का या अपने साम्राज्य का एकमात्र ट्रस्टी हूँ। मैं उसका संरक्षण करता हूँ, उपभोग करता नहीं हूँ। मुझे ट्रस्ट के रूप में ये जो पद मिला है, ये जो राज्य मिला है, मुझे एक ट्रस्ट के रूप में मिला है। मैं इसका उपभोग करता नहीं हूँ, मैं इसका उपभोग क्यों करूँ? तो ये सारी बात तो वो खुद कहता था। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, ये बिना अमीरों की इच्छा से या बिना बलबन की इच्छा से, खास करके बलबन ही नायब मामलिकात के पद पर था उस समय, तो बिना ये बलबन की इच्छा से या बिना अमीरों की इच्छा से ना तो ये खाना खाता था, ना तो पानी पीता था, ना ही बाहर जाता था कहीं, बिना इन सबों की अनुमति के। तो इस तरीके से हम लोग देखें, मतलब एक तरीके से आप समझिए कि ये एकदम डम पीस के रूप में था। ये मतलब आपको हम वैसे कल ही बताए थे कि ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, शासन के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है, पर एज ए पर्सनालिटी के रूप में देखें तो हाँ, इसका महत्व है। इस तरीके से हम अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह। और जैसा कि इसके बारे में बताए थे कि ये 1246 से लेकर के लगभग 1265 ईस्वी तक ये शासन किया था। ये सब आप पहले ही पढ़ के आए हैं।
तो यहीं से हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, इसके बारे में समझिए। इसके पहले इसकी सारी बेसिक बात आप समझ के आए हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। कहा जाता है धीरे धीरे समय बीतता गया और एक समय आया 1249 ईस्वी। 1249 ईस्वी। तो इस 1249 ईस्वी में हुआ क्या कि कहा जाता है कि ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, ये 1249 ईस्वी में इसी का एक बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था जिसका नाम था बलबन। और ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, रियल में बलबन के ही सहयोग से ये जो है सुल्तान बन पाया था। तो कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद शाह ने 1249 ईस्वी में बलबन को 1249 ईस्वी में बलबन को दो चीज़ें, एक तो बलबन को ये क्या कर रहा है, उलूग खां, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, उलूग खां की उपाधि दी। और दूसरी बात, इसी 1249 ईस्वी में बलबन को क्या किया कि पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण पद, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई सुल्तान है तो सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद जो था उसको कहते थे नायब ए मामली कात। तो ये क्या किया, एक तरफ तो उलूग खां की उपाधि दी, दूसरा में क्या किया, बलबन को नायब ए मामलिकात, नायब ए मामलिकात का पद दिया। तो ये किया। आपको हम बताएं कि धीरे धीरे जो है बलबन का कद बढ़ रहा था। और इस क्रम में हुआ क्या कि 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को एक तो उलूग खां की उपाधि दी और दूसरा नायब ए मामलिकात का पद दिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। और कहा जाता है कि जब नायब ए मामलिकात का पद इसको दिया तो हुआ क्या कि बलबन का कद धीरे धीरे 1249 ईस्वी के बाद एकदम बढ़ने लगा। और कहा जाता है कि इससे क्या हुआ, इससे जो है बलबन का कद एक तरीके से एकदम से बढ़ने लगा। बलबन का कद बढ़ने लगा और जब इससे बलबन का कद बढ़ने लगा तो फिर किया क्या बलबन ने क्या किया कि फिर वही काम शुरू कर दिया। क्या, एक तो नौबत करवा रहा है, नौबत। दूसरा, नौबत के अलावा आपको हम बताए कि ये जो है खुतबे में नाम पढ़वाया, खुतबे में नाम, नौबत करवा रहा है, खुतबे में नाम पढ़वा रहा है। इसके अलावा दरवाजे पर हाथी रख रहा है, दरवाजे पर हाथी रख रहा है। इसके अलावा जो है शाही पताका का यूज कर रहा है, शाही पताका। तो ये काम करना शुरू कर दिया बलबन ने। नौबत करवा रहा है, खुतबे में नाम पढ़वा रहा है और तो दरवाजे पे हाथी रख रहा है, शाही पताका का यूज कर रहा है। इसके अलावा नगाड़ा बजवा रहा है, नगाड़ा बजवाना। इसके साथ साथ सिक्के चलवाना। तो ये सारा काम करना शुरू कर दिए, सिक्के चलवाना, ये सारा काम शुरू कर दिया कौन, बलबन। तो इसका मतलब एक तरीके से आप समझिए कि सुल्तान की जो भी शक्ति थी, सारी शक्ति का प्रयोग एक तरीके से कौन करने लगा, बलबन करने लगा। तो इससे हुआ क्या कि जब इस तरीके से जो है सारे सुल्तान के अधिकारों का प्रयोग करने लगा बलबन, तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि बलबन का कद एक तरीके से एकदम आप समझो कि सुल्तान के छत्र और दंड का प्रयोग कर रहा है, सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसा हुआ क्यों, मतलब ये क्यों कर रहा है, अगर इसके बारे में देखें क्योंकि कहा जाता है कि बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा की शादी
नसरुद्दीन महमूद से कर दी, नसरुद्दीन महमूद से कर दी, महमूद से कर दी। तो आप इसको पहले समझिए। 1249 ईस्वी में बलबन नसरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया कि बलबन को एक तो उलूग खां की उपाधि दी और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद नायब मामलिकात का पद दिया। तो इससे क्या हुआ कि 1249 ईस्वी के बाद एक तरीके से बलबन का कद एकदम से बढ़ने लगा। और जब बलबन का कद बढ़ने लगा तो उसने क्या किया कि नौबत करवाया, खुतबे में नाम पढ़वाया, इसके अलावा दरवाजे पे हाथी रखना शुरू कर दिया और तो शाही पताका का यूज करना शुरू कर दिया, नगाड़ा बजवा रहा है, सिक्का चलवा रहा है। तो ये सारा काम मतलब जो एक सुल्तान करता है तो सुल्तान के सारे अधिकारों का प्रयोग करने लगा। और क्यों करने लगा? क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा की शादी कर दी किससे? नसरुद्दीन महमूद शाह से। तो इसका मतलब ये है कि बलबन का नसरुद्दीन महमूद शाह दामाद हो गया। और इस तरीके से कहा गया कि बलबन ने क्या किया कि सारे अधिकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जब ये नायब मामलिकात के पद पर बैठ गया तो इससे क्या हुआ कि महत्वपूर्ण पदों पर ये क्या किया कि अपने सगे संबंधियों को बैठाना शुरू कर दिया। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये तो खुद महत्वपूर्ण पद पे बैठ गया नायब मामलिकात के पद पर, लेकिन और जो भी इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उस महत्वपूर्ण पद पे ये अपने सगे संबंधियों को बैठाने लगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि वजीर के पद पर, अगर हम लोग देखें तो वजीर के पद पर एक व्यक्ति है जो इसका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है, इसका नाम है अबू बकर। तो वजीर के पद पे ये क्या किया कि अबू बकर को बैठा दिया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि सुमान कामा समाना तथा भटिंडा, सुमान समाना तथा भटिंडा, यानी कि यहाँ का इक्तेदार नियुक्त कर दिया अपने भाई किसको? शेर खां को। तो देख लीजिए किस तरीके से ये खुद एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण और पद बचे हैं उस पे अपने सगे संबंधियों को बैठा रहा है। जैसे वजीर के पद पर अबू बकर को बैठा रहा है। इसके अलावा सुमान समाना तथा भटिंडा का इक्तेदार किसको नियुक्त कर दिया? तो शेर खां को। अगर हम लोग और देखें तो कहा जाता है इसके समय में ये जो काजी का पद है, जो न्याय देने का, बिल्कुल एक तरीके से आप समझिए कि न्यायाधीश का काम करता है काजी। तो काजी के पद पर ये जो है मिनहाजुद्दीन सिराज को बैठा दिया। मिनहाजुद्दीन सिराज, ये वही मिनहाजुद्दीन सिराज है जिसकी किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। तो ये काम कर रहा है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग देख ही चुके होंगे। तो क्या कर रहा है? काजी के पद पर मिनहाजुद्दीन सिराज को बैठाया और आपको बताया कि मिनहाजुद्दीन सिराज की एक किताब भी है। इस किताब का नाम क्या है? तो आप कहेंगे तबकात ए नासिरी। तो ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको हम बता देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो कहा जाता है अमीर हाजिब, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो अमीर ए हाजिब अगर हम लोग देखें तो अमीर ए हाजिब के पद पर, अमीर ए हाजिब के पद पर अपने सगे भाई किसलू खां को बैठा दिया। यानी कि इस पद पर कौन बैठा? किसलू खां। तो आप समझिए वजीर के पद पर अबू बकर को बैठा है जो कि इसका एक विश्वास पात्र व्यक्ति है। इसके अलावा सुमान समाना तथा भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त कर दिया अपने चचेरे भाई शेर खां को। और तो और काजी के पद पर खुद मिनहाजुद्दीन सिराज बैठा रहा। और अगर हम लोग देखें तो अमीर हाजिब के पद पर अपने सगे भाई किसलू खां को बैठा दिया। इसका मतलब ये जो बलबन है न केवल नायब ए मामलिकात के पद पर अपना अधिकार बना लिया, बल्कि
सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी इन्होंने क्या किया कि अपना शिकंजा कस लिया, अपना अधिकार बना लिया। एक तरीके से आप समझिए कि जो सुल्तान था, सुल्तान तो आपको बताया कि वो धार्मिक कार्यों में संलग्न था, मतलब कुरान की आयतें लिखना, कुरान को पढ़ना, इसके अलावा नमाज के लिए टोपी सिलना, तो धार्मिक कार्यों में सुल्तान व्यस्त रहता था। और जो पूरे प्रशासन का काम होता था वो कौन करता था, तो वो बलवान और उसके विश्वासपात्र व्यक्ति करते थे। तो एक तरीके से आप समझिए, जैसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो सुल्तान न रहते हुए भी सुल्तान के सारे अधिकारों का प्रयोग करता रहा, तो उत्तर हो जाता है बलवान। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सुल्तान तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुल्तान के सारे अधिकारों का प्रयोग कहीं ना कहीं से कौन कर रहा है, बलवान। आप समझिए कि इस तरीके से भारत के इतिहास में, खास करके भारत के मध्यकालीन इतिहास में बलवान यानी कि एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के रूप में बलवान की एंट्री हो रही है। तो एक तरीके से आप समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है बलवान, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। और इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है कि हम आपको बता दें कि इल्तुतमिश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। अभी अगला वीडियो हम लोग बलवान पे ही देखेंगे। तो ये था, और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह है, इसके शासनकाल में और अगर हम लोग और देखें तो कहा जाता है कि इसी के समय में यानी कि नसरुद्दीन महमूद शाह के ही समय में, इसी के समय में मंगोलों से रक्षा के लिए पहली बार 3,000 अफगानी सैनिकों की भर्ती की गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भर्ती की गई। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके शासनकाल में पहली बार मंगोलों से सुरक्षा के लिए पहली बार 3,000 या पहली बार अफ़गान सैनिकों की भर्ती की गई? तो उत्तर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह। तो ये है, और इसके बारे में आप समझिए कि ये जो है दिल्ली सल्तनत में पहली बार अफ़गानों की नियुक्ति, पहली बार सेना में अफ़गानों की नियुक्ति, ये बड़ी बात है, अफ़गानों की नियुक्ति। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग हर एक पॉइंट पे, हर एक एंगल पे आप मजबूती से काम करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आप लोग अगर समझदारी के साथ काम करेंगे तब आप समझिए कि आपके लिए समस्या नहीं है। और आगे चलते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जब नसरुद्दीन महमूद शाह था तो इसके शासनकाल में दूसरी बात भी थी। अब ये क्या थी, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। कहा जाता है कि जब नसरुद्दीन महमूद शाह था तो इसी के शासनकाल में 1260 ईस्वी में मंगोल नेता चंगेज खां का पौत्र, चंगेज खां के पौत्र, मतलब चंगेज खां तो उसके बेटे का बेटा, चंगेज खां के पौत्र हलाकू खां का राजदूत इसके दरबार में आया। इसके
दरबार में आया था। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसके शासनकाल में मंगोल नेता हलाकू खां का राजदूत आया था। तो उत्तर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह। तो कहा जाता है कि जिस समय ये जो हलाकू खां का राजदूत इसके दरबार में आ रहा था, तो उस समय जो है नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार की तैयारियां बहुत अच्छी नहीं थी। और इसी वजह से क्या किया कि बलवन ने उस दूत को कुछ समय के लिए रुकवा दिया। और कहा जाता है कि बाद में जब तैयारियां ठीक ठाक हो गई तब इसको बुलवाया गया। और बुलवाने के बाद इसका भव्य स्वागत किया गया, यानी कि तहे दिल से स्वागत किया गया बड़े पैमाने पे। तो इस तरीके से जब इसका भव्य स्वागत किया गया और ये बात पता चली किसको, हलाकू खां को, तो हलाकू खां ने इससे प्रभावित होकर के ये कहा कि मेरे रहते हुए भारत पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता आज के बाद, या कोई आक्रमण नहीं करेगा आज के बाद, हमला नहीं करेगा। तो ये था। और आगे चलिए, इसके अलावा कहा जाता है कि जब और अगर हम लोग देखें, कहा जाता है कि जब धीरे धीरे बलवन का कद एकदम बढ़ने लगा, तो इससे क्या हुआ कि जब बलवन का कद बढ़ने लगा तो इसी समय में एक व्यक्ति का उदय हुआ। यानी कि जब बलवन धीरे धीरे अपने चरम पे जाने लगा, बलवन का कद एक तरीके से बढ़ने लगा, तो इसी समय एक व्यक्ति का उदय हुआ। एक व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम इमाजुद्दीन रेहान था। जिसका नाम इमाजुद्दीन रेहान था। तो इसके बारे में समझिए, ये जो इमाजुद्दीन रेहान है इसके बारे में ये जानना है कि ये जो है हिंदू परिवर्तित मुसलमान था। हिंदू परिवर्तित मुसलमान था, ये परिवर्तित मुसलमान था। ये मतलब रियल मुसलमान नहीं था, ये आप कह सकते कि एक तरीके से कन्वर्टेड मुसलमान था ये। तो कहा जाता है कि इसका जब कद एक तरीके से बढ़ने लगा तो इसी के समय में जो है एक नए व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम था इमाजुद्दीन रेहान, जो कि एक हिंदू परिवर्तित मुसलमान था। और इसके बारे में आप जानिए कि ये जो इमाजुद्दीन रेहान, इसके बारे में दो चीज़ें, ये जो इमाजुद्दीन रेहान है इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको जो है, एक तो इसको जो है शांति का अपहरणकर्ता कहा जाता है। अपहरणकर्ता कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये है, शांति का अपहरणकर्ता किसको कहा जाता है? तो इमाजुद्दीन रेहान को। किसके दरबार में रहता था? नसरुद्दीन महमूद शाह के। और इसके अलावा जो है इसको जो है धर्मच्युत षड्यंत्रकारी कहा गया है। तो ये दो बात आप जानते रहिए, इसी के लिए दोनों शब्द यूज हुए हैं। एक तो इसको शांति का अपहरणकर्ता कहा गया और दूसरा धर्मच्युत षड्यंत्रकारी कहा गया। अब इसके बारे में देखिए, धर्मच्युत षड्यंत्रकारी का मतलब ये है कि ये जो है धर्म परिवर्तित मुसलमान था, कोई ओरिजिनल मुसलमान नहीं था, ये कन्वर्टेड मुसलमान था। तो इसलिए इसको धर्मच्युत और षड्यंत्रकारी, यानी कि षड्यंत्र करने लगा। कैसे? जब बलवन का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इससे क्या हुआ कि इससे जो है कहीं ना कहीं से इमाजुद्दीन रेहान को समस्या हुई और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बलवन के खिलाफ नसरुद्दीन महमूद शाह यानी कि सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिए। और इस तरीके से सुल्तान के कान भर दिए। और कान भरने के बाद सुल्तान ने क्या किया कि बलवन को अपने राज्य से हट जाने, यानी कि राज्य से देश निकाला दे दिया, राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। और बलवन राज्य से बाहर गया भी। तो इस तरीके से इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया। और इसके अलावा जो है कहा जाता है कि सुल्तान का कान भर दिया गया और कान भरने के बाद बलवन को नायब मामलिकात के पद से हटा दिया गया और उसको जो है साम्राज्य को छोड़ कर के बाहर जाने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा इसके बलवन के जो भी सगे संबंधी थे उनको जो है उनके पदों से हटा दिया गया।
तो इस तरीके से इसको जो है धर्मच्युत षड्यंत्रकारी कहा गया और इसके अलावा इसको शांति का अपहरणकर्ता कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले यानी कि जब ये नहीं था तो इसके पहले सब कुछ सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब ये जो है इसका उदय हुआ तो इसके उदय होने के बाद ये क्या किया कि सुल्तान का कान भरना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरे साम्राज्य में एक तरीके से एक लंबा डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। कैसे का मतलब ये है कि बलबन को भी राज्य से बाहर निकाल दिया गया, उसके सगे संबंधियों को भी महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया। तो इस तरीके से एक अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया और इसीलिए इसको जो है जो भी शांति थी उस समय वो शांति भंग हो गई, सारी राज्य में अव्यवस्थाएं स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए इस इमाजुद्दीन रेहान को शांति का अपहरणकर्ता भी कहा जाता है। तो ये आप जानते रहिए और आगे चलते हैं हम इसी इमाजुद्दीन रेहान के बारे में और देखते हैं। कहा जाता है कि समय आया 1251-52 का। तो 1251-52 ईस्वी में क्या हुआ कि नसरुद्दीन महमूद शाह के इमाजुद्दीन रेहान ने कान भर दिए और उन्होंने सुल्तान से कहा कि सुल्तान तो आप हैं, लेकिन सुल्तान के सभी अधिकारों का प्रयोग कर रहा है बलबन, जो आपका ससुर तो है ही, लेकिन फिर भी आदि व्यवस्था का संचालन वही कर रहा है। तो इस तरीके से नसरुद्दीन महमूद शाह ने कहा कि बताओ भाई मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो है बलबन को राज्य से बाहर भेज दीजिए। तो इस तरीके से कहा जाता है कि 1251-52 ईस्वी में इमाजुद्दीन रेहान के कहने पर सुल्तान ने बलबन को राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। तो ये किया गया। बलबन ने क्या, नसरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया कि बलबन को राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया और बलबन ने बखूबी से दोनों राजाज्ञाओं का मतलब इसकी राजाज्ञाओं का पालन भी किया। और उन्होंने क्या किया कि जो है यानी कि इसका दरबार छोड़ करके बलबन बाहर भी चला गया। कहा जाता है कि आदेश दिया तो इसमें ये कहा गया कि ऐसा है तुम दिल्ली से कहाँ चले जाओ, अभी तो दिल्ली में था, दिल्ली से इसको भेज दिया गया हाँसी का मतलब ये भारत के हरियाणा राज्य में है। तो इसको जो है बलबन को जो है दिल्ली से हाँसी भेज दिया गया और हाँसी से भी जब इमाजुद्दीन रेहान को ये लगा कि ये अगर हाँसी में रहेगा तो हाँसी फिर भी दिल्ली के नज़दीक है हरियाणा, तो इस तरीके से ये फिर भी दखलंदाजी कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा है हाँसी नहीं, अब आपका ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया नागौर। तो इसको जो है हाँसी से हटा करके नागौर भेज दिया गया। और नागौर के बारे में जानिए कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है नागौर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसको जो है क्या किया गया, यहाँ से हटा करके जो है अगर हम लोग देखें तो दिल्ली है, दिल्ली से हरियाणा भेजा, हरियाणा से अब इसको नागौर भेजा। ये दिल्ली था, दिल्ली से अगर हम लोग देखें तो हाँसी भेजा गया और हाँसी से अब की बार भेज दिया गया नागौर। तो ये काम किया और कहा जाता है कि बलबन जो है सुल्तान की दोनों राजाज्ञाओं का बखूबी से पालन किया। वो दिल्ली से हाँसी आया और हाँसी से नागौर भी चला गया। हालांकि बलबन जानता था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन फिर भी बलबन तुर्कान चहलगानी का एक सक्रिय मेंबर था। तो इसलिए बलबन जो है सुल्तान की गरिमा, सुल्तान के पद की गरिमा, सुल्तान की शक्तियों का, सुल्तान की राजाज्ञाओं का बखूबी से पालन किया। तो इस तरीके से
अगर बलबन चाहता तो बलबन जो है एक महत्वपूर्ण पद नायब मामलिकात के पद पर होने के बावजूद अगर बलबन चाहता तो बलबन जो है इसके विरुद्ध यानी कि सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, तख्ता पलट सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ना तो सुल्तान की राजाज्ञाओं का उल्लंघन किया और ना ही किसी प्रकार की शिकवा शिकायत, ना ही विद्रोह किया और चुपचाप यहाँ से दिल्ली से हाँसी गया और हाँसी से चला गया नागौर। जब ये हाँसी से नागौर चला गया बलबन, तो इस तरीके से आप एक तरीके से ये समझिए कि बलबन के प्रति दिल्ली के अमीरों के मन में जो है एक प्रकार से आप समझिए कि उसका कद एक प्रकार से बढ़ ही रहा था। तो इस तरीके से बलबन कहाँ चला गया? नागौर। और जब बलबन नागौर चला गया तो कहा जाता है कि जो भी महत्वपूर्ण पदों पर बलबन के सगे संबंधी थे उनको जो है इमाजुद्दीन रेहान ने उनके पदों से हटा दिया और हटाने के बाद उस पदों पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को रखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जब दिल्ली की जनता को या दिल्ली के अमीरों को इस बात का पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है, ये हमसे कहीं ना कहीं से भूल हो गई, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि बलबन को वापस बुलाने का कार्य किया। और कहा जाता है कि दिल्ली के अमीरों और सुल्तान के कहने पर किसी तरीके से बलबन नागौर से आता है दिल्ली, और जब दिल्ली में आया तो कहा जाता है कि पुनः बलबन को नायब ए मामलिकात का पद दिया गया। तो पुनः बलबन को बुलाया गया और इस बात का यानी कि सुल्तान को भी इस गलती का एहसास हुआ कि हमने जो है कहीं ना कहीं से गलती कर दी है। तो इस तरीके से जब बलबन वापस आया तो बलबन के वापस आने के बाद सुल्तान ने क्या किया कि बलबन को फिर से वही नायब मामलिकात का पद दिया। और जब इसको नायब मामलिकात का पद दिया तो बलबन क्या किया कि नायब मामलिकात के पद पर बैठने के बाद उन्होंने क्या किया कि इमाजुद्दीन रेहान को, जिस तरीके से इमाजुद्दीन रेहान ने बलबन के साथ काम किया था उसी तरीके से बलबन ने क्या किया कि इमाजुद्दीन रेहान को कहा कि ऐसा है कि आप जो है यहाँ से यानी कि दिल्ली से आप चले जाओ बदायूं, यानी कि इसको जो है दिल्ली से कहाँ भेज दिया? दिल्ली से भेजा बदायूं। और आप जानते हैं बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद ये सब जानते हैं, ये यूपी में है बदायूं। और उसको लगा कि ये बदायूं नहीं, अभी बदायूं तो नज़दीक है। तो इस तरीके से बलबन ने कहा कि नहीं बदायूं नहीं, अब आपका ट्रांसफ़र और आगे कर दिया गया। कहाँ? तो इसको जो है बदायूं से आगे चल कर के बहराइच भेज दिया गया, बहराइच। तो इस तरीके से आप समझिए कि जब ये लौट करके आया पुनः नायब मामलिकात के पद पर बैठ गया तो उन्होंने क्या किया कि इमाजुद्दीन रेहान को दिल्ली से भेज दिया बदायूं, इसका ट्रांसफ़र करा दिया। और बदायूं से फिर कहाँ भेज दिया? बहराइच। क्यों? क्योंकि इक़्तेदारों का ट्रांसफ़र लगातार होता रहता था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि इमाजुद्दीन रेहान को दिल्ली से बदायूं और बदायूं से बहराइच भेजा। और जब जो है इमाजुद्दीन रेहान बहराइच पहुंचा तो बहराइच में ही क्या किया गया कि बलबन के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। तो इस तरीके से आप समझिए कि इमाजुद्दीन रेहान का भी काम ख़त्म हो गया। और आप समझिए कि पुनः जो है बलबन ने सारी शक्तियों का प्रयोग करना पुनः बलबन शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि आगे चल करके 1265 ईस्वी में जो है इस नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। और इसके मरने के बाद 1266 ईस्वी में स्वयं बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो आगे चलते हैं कि जो नसरुद्दीन महमूद शाह है 1265 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और अगले उत्तराधिकारी के रूप में 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर
बैठा। तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से नसरुद्दीन महमूद शाह को ख़त्म कर दिए हैं। लगातार आप इस पे जो है मेहनत करिए, रिवीजन करिए। मैटर बहुत ही अच्छा है, आपको कई बार बता दिए। और मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे वीडियोज़ को जितने लोग देखते हैं, अगर उसमें से आप समझिए कि कुछ ही लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब भी हमको जो है बहुत ज़्यादा तसल्ली मिले। आपको मैं बता दूँ कि स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के बावजूद भी मैं लगातार आपके सामने किसी न किसी तरीके से आने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग जो है कहीं न कहीं से हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर हो सके तो अपने मित्रों के पास हमारे चैनल को शेयर करिए। और आप इतना काम करेंगे तो इससे जो है कहीं ना कहीं से हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए हम बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी के साथ आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। चाहे वो वर्ल्ड की मैपिंग हो, चाहे इंडिया की मैपिंग हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडिया की ज्योग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, सारी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे। तो इसके लिए जो है आप परेशान ना होइए, लगातार हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे बने रहिए, और आप लोग जो है हमारा सपोर्ट करिए। क्योंकि आप समझिए कि आप लोगों से बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। आप समझिए कि जो मैटर आपको दे रहे हैं इसमें ऐसा भी नहीं कि हाँ ये पेड है, आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आप आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने जीवन को सफल बनाइए। हाँ, मात्र इतना सा आपको करना है भाई, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। कल हम लोग पढ़ते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ बलवन के बारे में। तो अभी तक धन्यवाद आपको।